नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद किसको बोलते हैं, तो इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम उन सभी को जानेंगे। ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद कैसे बनता है। तो बात कर रहे हैं हम बहुपद की। इसकी बात कर रहे हैं बहुपद की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब ये जो बहुपद होता है, बहुपद आता कहाँ से? बहुपद आता है एक से ज़्यादा पद से। कहाँ से आता है? बहुपद जो होता है जब एक से अधिक पद हों, एक से अधिक पद हों। अब दोस्तों एक बात ये भी आती है, पद क्या होता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पद क्या होता है। ये जो पद होता है, पद दोस्तों दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होती है चर संख्या और एक होती है अचर संख्या। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा 6 में बताया जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य बताना। तो बात मैं कर रहा हूँ बहुपद कहाँ से आता है, एक से अधिक पद हो तब बहुपद बनता है। और पद कहाँ से बनता है? पद बनता है दोस्तों चर और अचर मिलकर। तो चर में क्या होता है, जैसे मान लो हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, यानी ABCD जितने भी अक्षर होते हैं वो किस में माने जाते हैं? वो माने जाते हैं हमारे दोस्तों चर में। अब बात आती है अचर। तो अचर में क्या होता है? 0 है, 1 है, 2 है, -1 -3, यानी डॉट 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 अनंत तक, यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो किस में आती हैं? सब अचर में। अब मैं बात करूं तो पद कैसे बनता है, तो दोस्तों मैं बात कहूं तो आप लोग इसको जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी का आप नोट बना के रख लीजिए, क्योंकि इस बार से आपके जो एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपको MCQ टाइप के पेपर आते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे MCQs के। तो उसमें क्या होता है, यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, तो आप उनको सरलता से कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं कि पद क्या होता है, तो आप यहाँ नोट्स बनाकर लिख लीजिए कि चर और अचर मिलकर, चर और अचर मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? चर और अचर मिलकर पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? पद बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुपद कैसे बनता है, तो आप लोग इसको नोट्स डाल कर लिख सकते हैं कि जब एक से अधिक पद हों, तब बहुपद बनता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि हमने जान लिया कि बहुपद क्या होता है, और बहुपद जो होता है वो एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है। हमने ये भी जान लिया कि पद क्या होता है। अब बात आती है दोस्तों कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब बहुपद क्या होते हैं? बहुपद कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों घात के आधार पर, और एक होते हैं दोस्तों पद के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद जो होते हैं बेसिक तौर पर हम इन्हें दो पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट्स में दोस्तों? इन्हें हम बांट सकते हैं दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? इन्हें हम बांट सकते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है पद के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर दोस्तों, और एक होता है घात के आधार पर, ठीक है दोस्तों, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। तो जो पद के आधार पर होते हैं दोस्तों, पद के आधार पर जो हमारे होते हैं बहुपद, ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं एक पदीय, एक को बोलते हैं एक पदीय बहुपद। किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, और एक होता है हमारा द्विपदीय बहुपद, एक होता है एक पदीय बहुपद पद के आधार पर, एक होता है द्विपदीय बहुपद, और तीसरा होता है हमारा दोस्तों त्रिपदीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
तो दोस्तों जो हमारा एक पदीय होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनियल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं MONONIAL, मोनियल। और इसको बोलते हैं द्विपदीय को बोलते हैं बायोनोमियल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायोनोमियल। ठीक है दोस्तों। और जो त्रिपदीय होता है इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, उसी की तरह है कि जो एक पदीय होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल, और जो द्विपदीय होता है बहुपद उसको बोलते हैं बायनोमियल, और जो त्रिपदीय बहुपद होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों घात के आधार पर बहुपद। क्या पढ़ेंगे? इनको हमने जान लिया, एक किस प्रकार के होते हैं पद के आधार पर, 3 प्रकार के, एक, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। सेम इसी प्रकार क्या होता है हमारे दोस्तों, जो बहुपद होते हैं घात के आधार पर भी होते हैं। पहला होता है, पहले बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक होता है हमारा रैखिक बहुपद। दूसरा होता है हमारा द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा तीसरा होता है इसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों। अब मैं इनको भी बताता हूँ इसमें क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा रैखिक बहुपद होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों। और जो द्विघातीय होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रिक। QUADRATIC, क्वाड्रिक पोलोनोमियल। ठीक है, पोलोनोमियल। ठीक है दोस्तों। और जो त्रिघातीय बहुपद होता है इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल। पोलोनोमियल। ठीक है दोस्तों। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे बनता है। अब बहुपद क्या होता है? एक से अधिक जब पद होते हैं, जब एक से अधिक पद होते हैं तब बहुपद बनता है। अब पद कहाँ से बनता है? हमने ये भी बताया है कि पद जो होता है वो चर और अचर राशियों से मिलकर हमारा पद बनता है। हमने जाना कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। किसके आधार पर? एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। हमने पढ़ा कि पद के आधार पर बहुपद एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों। और हमने जाना कि घात के आधार पर बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों। अब हम ये जानेंगे कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद की कंडीशन क्या होती है, कि बहुपद की जो क्या नियम होते हैं कि भाई एक बहुपद है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं कि कोई भी एक जो बहुपद होता है तो उसकी क्या शर्तें होती हैं, बहुपद की शर्तें, बहुपद होने की शर्तें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कोई भी बहुपद की शर्त होने की है, इसकी 3 शर्तें मानी जाती हैं। बेसिकली 3 शर्तें रहती हैं। इसकी पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त ये होती है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर राशि का धनात्मक पूर्णांक। चर राशि का धनात्मक पूर्णांक, जो चर राशि का धनात्मक पूर्णांक की जो घातांक होती है, क्या होती है? घातांक, वो एक धन संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धन संख्या हो। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं। मैं क्या कह रहा कि जैसे मान लो कोई एक राशि है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया x की पावर 3 प्लस y स्क्वायर, और प्लस के लिख दिया मैंने z की पावर -2। तो हम इसको कह सकते हैं ये बहुपद है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हम इसको बहुपद इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसकी घात किस में नहीं है, इसकी घात प्लस में नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो कोई भी चर राशि का जो धनात्मक पूर्णांक की जो घातांक होती है वो क्या होनी चाहिए? धन संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। पहली शर्त आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी शर्त क्या होती है दोस्तों? तो देखो दूसरी शर्त क्या होती है, मैं आपको बता दूं। दूसरी शर्त होती है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पदों की संख्या। क्या दोस्तों? पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया x³ + y³
या जैसे मान लो मैंने कोई लिख दिया x³ प्लस x प्लस के जेड स्क्वायर माइनस XY डॉट 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 डॉट, यानी जिसकी कोई CMI नहीं है। यदि इस रूप में लिखा है तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद हमारा नहीं होगा। इसमें क्या होना चाहिए, एक पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, तो वह बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी तीसरी शर्त पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों जो बहुपद की तीसरी और अंतिम यानी लास्ट जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो पद रहता है हमारा वो चर राशि का जो गुणांक रहता है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जो आपने अभी पहला चैप्टर पढ़ा है, पहले चैप्टर में मैंने बताया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर्स बोलते हैं, एक होती है काल्पनिक संख्या जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो जो हम बहुपद पढ़ रहे हैं इसमें हमें वास्तविक संख्या होनी चाहिए उस चर राशि गुणांक। तो मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि प्रत्येक जो हमारा पद रहेगा, जो प्रत्येक पद रहेगा, प्रत्येक पद में जो हमारी चर राशि रहेगी, क्या रहेगी, चर राशि। तो चर राशि का जो गुणांक होना चाहिए, चर राशि का गुणांक, चर राशि गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। क्या हो दोस्तों, एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। यानी में कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x² प्लस के x प्लस के y, तो इसमें जो हमारा 2 है एक क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मैंने जैसे ये तो हमारा बहुपद कहलाएगा। यदि मैंने इसे इस रूप में लिख दिया कि इसको मैंने लिख दिया 2i(x²) या प्लस अंडरूट के 3i, तो मैं इसको इस रूप में लिख दूँ तो आप कह सकते हैं बहुपद है? नहीं, हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या है, i आ गया। क्या आ गया, i। आई क्या होती है, एक इमेजिनरी नंबर्स होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स। तो ये बहुपद नहीं कहना चाहिए। यानी जो हमारा जो चर राशि रहेगी तो चर राशि का जो गुणांक होना चाहिए, जैसे जो गुणांक है ना x के साथ, x क्या है हमारा चर राशि है, तो उसका जो गुणांक रहेगा वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई जो बहुपद की शर्तें होती हैं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो पद रहता है वो चर और अचर से मिलकर बनता है। तो जो पद होते हैं, पद के मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे मैंने लिख दिया 5x, क्या लिख दिया 5x, तो ये क्या है, एक पद हो गया। और मैंने यदि लिख दिया x², तो अब आप कहेंगे कि भैया इसमें x² तो है, यानी इसमें चर संख्या है लेकिन अचर संख्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके एक तो एक से गुणा करें तो वही संख्या आएगी, नहीं हम इसमें एक लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने लिख दिया 5, क्या लिख दिया 5, तो आप कहेंगे कि ये अचर राशि है, इसमें चर राशि नहीं है, तो ये एक पद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5 है, 5 भी हमारा एक पद है। क्यों है पद, क्योंकि हम इसमें 5 के साथ लिख सकते हैं 5x⁻0। और क्या होता है दोस्तों कि जब x⁻0 का मान क्या होता है, x⁻0 का मान, x⁻0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब हम 1 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5, यानी 5 आएगा। तो हम यदि हमारे पास 5 अकेला भी लिखा है तो ये क्या है, एक पद है। ठीक है, इसी के इसमें चर अचर दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा पद क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे बनता है, और बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, और बहुपद होने की क्या शर्तें होती हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि जो एक पदीय बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, द्विपदीय बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिपदीय बहुपद क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इनकी डीपली यानी इनके बारे में पूर्णतः जानकारी करेंगे। ठीक है, इनको हम पीछे आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पद के आधार पर बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो पद के आधार पर बहुपद पहला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पहला मैंने आपको बताया था एक पदीय बहुपद। क्या बताया था, एक पदीय बहुपद। तो आप चाहो तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो कि एक पदीय बहुपद वह बहुपद होता है। तो यदि आप चाहो तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक पदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो, जिसमें केवल एक पद हो वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। तो जैसे मैं इसकी अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ तो एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे, यदि मैंने लिख दिया 5x, क्या लिख दिया, मैं लिख दिया 5x, और मैं लिख दिया अंडरूट के 2y, और मैं आपको बता दूं जैसे मैंने लिख लिया -3y, तो जो 5x है और अंडरूट के 2y है और -3y है, तो ये क्या है, हमारे सभी एक पदीय हैं। क्या है दोस्तों, एक पदीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया।
अगला है हमारा द्विपदीय बहुपद। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। द्विपदीय बहुपद क्या होता है? द्विपदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें दो पद हो। क्या हो दोस्तों? जिसमें दो पद हो। जैसे मैंने कोई ले लिया x प्लस के 2, ठीक है, और मैंने ले लिया x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। और भी हम बता सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दोस्तों, इसमें 1 2 इसमें क्या है? 2 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद। ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है हमारा त्रिपदीय बहुपद। क्या होता है? तीसरा होता है हमारा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो त्रिपदीय बहुपद कौन सा बहुपद होता है? इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण से समझेंगे। तो त्रिपदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें 3 पद हो। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, और एग्जाम्पल अब मैं बता देता हूँ y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 11। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 ठीक है। तो त्रिपदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें कितने होते हैं? जिसमें 3 पद हो। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला समझेंगे हम घात के आधार पर बहुपद। क्या समझेंगे? अगला समझेंगे हम घात के आधार पर बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो घात के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है हमारा एक रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद। पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा रैखिक बहुपद होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है? तो आप इसकी आप चाहे परिभाषा लिख सकते हैं, जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण से जैसे मैंने बोल दिया 2x प्लस के 3 कॉमा y प्लस के 5। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ पे कहा है x पे कोई पावर नहीं होती, क्या मान जाती है? 1। इस पर भी घात 1 है, और यहाँ पे भी क्या है? y की घात है 1 है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो गया। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात केवल 1 हो। जैसे और एग्जाम्पल में समझूँ, मैंने जैसे बोल दिया 7x प्लस के 8, तो इस पर भी क्या है? इस पर भी x की पावर 1 है, तो ये भी क्या है? हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर कभी पूछ लिया जाता है व्यापक रूप होता है इसका ax प्लस के b। ठीक है दोस्तों। अगला होता है हमारा घात के आधार पर बहुपद। अगला होता है द्विपदीय बहुपद, अगला होता है द्विघातीय बहुपद। इसको बोलते हैं क्वाड्रिक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसकी आप परिभाषा चाहो तो आप लिख सकते हैं, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूँ, जिस बहुपद की घात 2 हो। ठीक है दोस्तों, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे द्विघातीय बहुपद कहते। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा द्विघातीय बहुपद। जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12। तो इसमें क्या है? इसमें देखो हमारे x की पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं और बताऊं तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस के 7y माइनस के 17। इसमें भी क्या है? इसमें y की घात है 2 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप
व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है दोस्तों। अगला होता है हमारा घात के आधार पर बहुपद, तीसरा होता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। क्या होता है? अगला होता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। क्या होता है दोस्तों? त्रिघातीय बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा आ जाएगी जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात 3 हो, क्या हो? 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी। ठीक है दोस्तों। इसका हम उदाहरण के तौर पर इसका एग्जाम्पल से समझेंगे हम क्या होता है त्रिघातीय बहुपद। जैसे मैंने लिख दिया है 8x³ प्लस के 7x² माइनस के 2x प्लस के 4। ठीक है दोस्तों। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? इसमें अधिकतम घात 3 है। तो ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 9y³ माइनस के 7y² प्लस के 11y और माइनस के 20। ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी क्या है? y की अधिकतम घात 3 है। तो इसमें घात 3 है तो क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d। ठीक है दोस्तों। एक और होता है, इसको बोलते हैं चतुर्घातीय। ये बहुत कम पूछा जाता है, फिलहाल हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी हम जान लें तो वो नॉलेज के लिए अच्छा होता है। अगला होता है चतुर्घातीय बहुपद। तो जो चतुर्घातीय बहुपद होता है इसको बोलते हैं बायक्वाड्रिक। इसको बोलते हैं बायक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसमें इसकी कोई परिभाषा होती है जिसकी घात 4 हो, जिसकी घात यानी जिस बहुपद की घात जिसकी घात 4 हो, 4 हो से चतुर्घातीय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। उदाहरण मैं दे दूं। मैंने लिख दिया 11x⁴ प्लस 9x³ माइनस के 2x² प्लस के 7x माइनस के 22। तो इसमें अधिकतम घात x की पावर कितनी है? 4। तो कितना ये क्या हो गया? चतुर्घातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों। इसी में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शून्य बहुपद क्या होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी घात शून्य हो, जिसकी घात शून्य यानी 0 हो, जिसकी घात 0 हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। वह शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 6। मैंने क्या लिख दिया? 6। तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे मैंने 6 लिख दिया तो 6 को हम कहेंगे कि ये पद है या नहीं है। तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम x⁴। यानी देखो एक चर एक अचर है तो एक पद बन गया। अब जब पद बनता है तभी तो बहुपद बनता है। तो इसमें क्या है कि जो 6 है x⁴ है, तो अगर हम इसको कहेंगे तो कौन सा बहुपद है? ये हमारा शून्य बहुपद। और एग्जाम्पल मैं ले लूँ। जैसे लिख दिया मैंने 7x⁴। तो ये भी क्या है? हमारा शून्य बहुपद। ठीक है दोस्तों। हमने जान लिया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे बनता है। पदों से मिलकर एक बहुपद बनता है। और जो बहुपद होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर और घात के आधार पर। हमने ये भी पढ़ा
कि पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, और हमने जाना कि घात के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी जाना कि बहुपद की शर्तें क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमने जाना कि पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, घात के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, और हमने ये भी जाना कि शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी पहली अभ्यास लगाएंगे। दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट बहुपद, जिसकी पहली अभ्यास प्रश्नावली 2.1। इसमें क्या कहा गया है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल होते हैं। इसमें देखो हमें क्या देखना है कि जो p ऑफ x के शून्यकों की संख्या बोली गई है, तो हमें क्या देखना है कि जो हमारी जो x डैश, जो हमारा x अक्ष जो होता है x डैश, ये जो रेखा है, इस रेखा को ये जो हमारा ये जो ग्राफ से चल रही है ये लाइन, जहाँ जहाँ टच करेगी उतने शून्य होंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहली आकृति है, पहली आकृति में जो x और x डैश हमारी जो रेखा है, इसमें कहीं पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या होगी 0। दूसरी आकृति में हम आ जाते हैं कि x और जो x डैश हमारी जो रेखा है, इस रेखा को, ये जो रेखा है, ये रेखा कहाँ पर टच कर रही है, एक बिंदु पर टच कर रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो हम लिख देंगे p ऑफ x बराबर शून्य की संख्या 1, इसमें 1 है। तीसरी आकृति क्या कह रहे हैं, तीसरी आकृति में हम देख सकते हैं कि x डैश जो हमारी रेखा है, इसमें देखो यहाँ पे टच किया है x रेखा को, और यहाँ पे टच किया है, और यहाँ पे, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथी आकृति है, चौथी आकृति हम देख सकते हैं कि x डैश और x रेखा जो है, यहाँ हमारे 2 बिंदुओं पर टच किया गया है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, पांचवी आकृति क्या है, पांचवी आकृति हम देख सकते हैं हमारी जो x डैश और x रेखा है, इसे जो ये जो रेखा है, ये रेखा 1 2 3 4 बिंदुओं पर टच कर रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4। जो हमारी छठवीं आकृति है, इसमें कि देखो हमारी जो x डैश और x रेखा है, यहाँ पे 1 2 3 कहाँ टच कर रही है, 3 बिंदुओं पर। तो इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पहली अभ्यास हमारी खत्म हो गई है। अगली अभ्यास हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।